नमस्कार, मैं रविश कुमार। मोदी सरकार के दो सगे भाई ईडी और सीबीआई कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यह नारा गढ़ा है, लेकिन अब तो एक और नारा उन्हें गढ़ना पड़ सकता है कि मेहुल भाई के कौन कौन भाई। अब भाइयों की मिसाल रामायण की जगह मेहुल भाई के भाइयों से दी जाने लगी है कि 13,000 करोड़ के घोटाले में चार्जशीट होने के बाद भी मेहुल भाई आज तक भारत नहीं लाए जा सके हैं। मेहुल भाई आज तक भारत से फरार चल रहे हैं। इस कंट्री को छोड़कर मेहुल भाई भाग गए हैं। मेहुल भाई को पकड़ने के लिए इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, अब वापस ले लिया है। मेहुल भाई दुनिया के अन्य देशों में कहीं भी आने जाने के लिए आज़ाद हो गए हैं। जून 2022 में ईडी ने मेहुल भाई, उनकी पत्नी प्रीति पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट दायर की थी। 2018 और 2020 में भी ईडी ने मेहुल चोकसी के खिलाफ 2 चार्जशीट दायर की। इस लेवल के भगौड़े हैं मेहुल भाई। इनके पीछे आप दिन रात ईडी सीडी की खबरें नहीं देखेंगे। मेहुल चोकसी को एंटीगुआ जैसे देश से नहीं लाया जा सका। 2018 से यह आदमी भागा हुआ है मगर पकड़ में नहीं आया। हिंदुस्तान टाइम्स के नीरज चौहान ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि भारत सरकार ने इंटरपोल के इस फैसले का काफी विरोध किया, मगर इंटरपोल ने सरकार के पक्ष से असहमति जताई। साथ ही चौकसी के इस आरोप को पहली नजर में सही पाया कि उसे भारतीय एजेंसियों ने अगुवा करने की कोशिश की थी और ये कि उसे भारत में निष्पक्ष ट्रायल नहीं मिलेगी। क्या इससे किसी की नाक नहीं कट रही है कि मेहुल भाई भारत से भाग भी गया और इंटरपोल को समझा भी ले रहा है कि उसे भारतीय एजेंसियों ने अगुवा करने का प्रयास किया, भारत में उसे फेयर ट्रायल नहीं मिलेगी। क्या इससे किसी की भावना आहत हुई? कानून मंत्री किरण रिजिजू का एक बयान ट्विटर पर पसरा पड़ा है। राहुल गांधी के संदर्भ में कानून मंत्री कह रहे हैं कि कोई बच नहीं पाएगा। जिन्होंने देश के खिलाफ काम किया है, कीमत चुकानी पड़ेगी। इस बयान को मेहुल भाई सुन लेंगे तो हंसते हंसते एंटीगुआ में हुआ हुआ करने लग जाएंगे। वैसे कोई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है, भारत पाकिस्तान और चीन से नीचे चला गया है। 137 देशों में 125वें नंबर पर आ गया है। रूस यूक्रेन में पिछले 1 साल से जंग चल रही है, फिर भी हैप्पीनेस इंडेक्स में इनकी पोजीशन भारत से बेहतर है। कैसे हो सकता है? रूस को 70वें और यूक्रेन को 92वें नंबर पर रखा गया है। इसलिए जरूरी है कि मेहुल भाई, नीरव भाई और जितने भी इस टाइप के भाई हैं यहां और वहां भारत आएं और यहां आकर यहां की जांच व्यवस्था पर जोर जोर से हंसें ताकि हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग ऊपर हो जाए। ये सारे नाम उस एक नाम से जुड़ते चले जाते हैं जो कभी भी इन नामों के बारे में नहीं बोलते हैं। सबका मालिक एक है, मगर ध्यान रहे आप उस मालिक का नाम ना लें, विपक्ष को ही लेने दें। गौर कीजिए कि कानून मंत्री ने राहुल गांधी के बारे में तो कह दिया, मगर अदानी समूह पर जो आरोप लगे उसे लेकर ऐसी बात नहीं कही उन्होंने कि कोई नहीं बच पाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की खबर तो उनकी नजर से गुजरी होगी कि रक्षा उत्पादन में लगी कंपनी में मॉरिशस की कंपनी का पैसा लगा है, इसके बाद भी किसी को फर्क नहीं पड़ा। प्रधानमंत्री तक ने कुछ नहीं बोला। कानून मंत्री ने नहीं कहा कि कोई नहीं बच पाएगा। आखिर मेहुल भाई से लेकर गौतम भाई, विनोद भाई के कारनामों की जांच कौन करेगा? क्या अब किसी ओझा औघड़ का सहारा लेना पड़ेगा कि आप ही झाड़ फूंक कर कुछ फैसला दे दीजिए? ऐसा लगता है कि फ्रॉडों को ऐश करने का वरदान मिल गया है। देश में हर साल लाखों लोग यूपीएससी की परीक्षा में फेल होते हैं। कोचिंग में पैसा बर्बाद करने से अच्छा है कि ये सारे नौजवान किरण भाई पटेल से प्रेरणा लें और आईएएस बनकर, नकली आईएएस बनकर उच्च सुरक्षा में उच्च स्तरीय यात्रा का लाभ प्राप्त करें। इस फ्रॉड की कहानी भी राष्ट्रवाद और धर्म के नाम पर जीने मरने वालों की संगत और सोहबत से गुजरती है। बस इसकी कहानी छपनी बंद हो गई है ताकि आप इस बेहोशी में रहें कि अब विश्व गुरु लेवल के एकमात्र देश में गलत होना बंद हो गया है। बताइए, इस पर तक चुप्पी साध ली गई। फ्रॉड की हैसियत गॉड जैसी हो गई है।
गोदी मीडिया बीच बीच में दाऊद इब्राहिम के भारत लाए जाने को लेकर कहानियां ठेलता रहता है, ताकि आपके भीतर का एंटी मुस्लिम उसके बहाने, एक भगौड़े माफिया के बहाने जागने लगे और आप अपनी नफरत को सही मानते हुए पाल पोस कर बड़ा करते रहे। मगर वही नफरत मेहुल भाई जैसों के लिए नहीं नजर आती है, वरना आप उस सर्वोच्च नेता से पूछ सकते थे कि 13,500 करोड़ रुपए के कथित फ्रॉड का आरोपी अभी तक फरार क्यों चल रहा है, भागा भागा क्यों है। लेकिन यह पूछना आसान नहीं है। इसे पूछने के लिए अपने भीतर की नफरत की किलेबंदी गिरानी पड़ेगी। मेहुल चौकसी के वकील कहते हैं, इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस हटा लिया तो यह उनकी जीत हो गई है। देखते चलिए कि सीबीआई और ईडी अब क्या करती है। तेजस्वी यादव की पत्नी गर्भवती हैं, तेजस्वी यादव की बहन गर्भवती हैं, तो उनसे पूछताछ हो गई, पूछताछ के नोटिस भेज दिए गए। इस हालत में भी जांच एजेंसियां उनसे पूछने जा रही हैं, पूछ चुकी हैं। कोई महिला आयोग तक इस देश में नहीं है क्या? लेकिन मेहुल चौकसी के लिए देखिए कितनी सुविधा है। 13,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड करके ये आदमी भागा हुआ है। लेकिन आप देखिए, बहनों को ले आया गया है, मेरी बीवी को ले आया गया, इतनी निम्न स्तर की लड़ाई हो गई है। आडवाणी जी, अटल जी जब थे तो ऐसा माहौल नहीं था महोदय। भले विचार में हम लोगों का अलग था, लेकिन ये तो अलग ही माहौल है। ये तो पॉलिटिकल विंडिक्टिव से भी ज्यादा जो है एकदम पर्सनल हो गया लोग। कोई नया कुछ एविडेंस नहीं, एक ही केस जो है 3-4 बार जांच हो करके बंद कर दिया गया, जिसका पार्लियामेंट में भी जवाब दिया गया कि कुछ नहीं है। डीए केस हुआ हमारे पूरे परिवार पे, जब डीए केस हम लोग सुप्रीम कोर्ट से जीत गए तब भी लगे पड़े इन लोग। लेकिन इन लोगों का शातिरपना जो है चलने वाला नहीं। जब लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का बेटा भी डरने वाला नहीं। तो अब मेहुल चौकसी दुनिया के हर एयरपोर्ट पर नजर आएगा। अब आपको नजर आए तो एक सेल्फी ले लीजिएगा। वैसे भी आप लेते ही। इधर ईडी के अफसर विपक्ष के नेताओं के यहाँ छापे मारते रहेंगे, उन्हें बुलाकर पूछते रहेंगे, चाहे कविता हो या तेजस्वी। भारत राष्ट्र समिति की के कविता से भी ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति के संदर्भ में पूछताछ की। कविता से 10 घंटे तक पूछताछ होती रही। ईडी ने आरोप लगाया कि कविता ने पुराने फोन नष्ट कर दिए हैं, तो वह सारे पुराने फोन को लहराते हुए ईडी के दफ्तर पहुंच गई। मेघालय में सबसे भ्रष्ट सरकार चल रही थी, तो इन एजेंसियों ने क्यों नहीं बताया कि वहां कैसे लूट हुई। कर्नाटका में बीजेपी की सरकार पर इतने आरोप लग गए। विपक्ष का आरोप है कि इन एजेंसियों ने बीजेपी शासित राज्यों की तरफ देखना बंद कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है, 2014 के बाद नेताओं के खिलाफ ईडी के मामले में तेजी से वृद्धि हुई है। इनमें से 95% विपक्ष के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं। साफ दिख रहा है कि जांच एजेंसियों के सहारे विपक्ष को खत्म किया जा रहा है, एक तरह से लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। ये बात आप भले लंदन में ना कह सकें, मगर भारत में कह सकते हैं। अदानी समूह पर आप जितने भी आरोप लगा लें, मीडिया रिपोर्ट में चाहे जितने भी नए नए तथ्य सामने आ जाएं, मगर प्रधानमंत्री मोदी भाषण देंगे मदर ऑफ डेमोक्रेसी पर। उधर मेहुल चौकसी 13,000 करोड़ का चूना लगाकर भागा भागा घूम रहा है। आप जानते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट की, बताया कि एक रक्षा उत्पादन से जुड़ी कंपनी है। उस कंपनी में अदानी डिफेंस पैसा लगाती है और एक और कंपनी पैसा लगाती है। उस कंपनी में मॉरिशस की एक कंपनी पैसा लगाती है। वो कंपनी किसकी है और इस धंधे से जो लाभ होगा वो लाभ किसके पास पहुंचेगा, अंतिम लाभार्थी कौन है? जब ये सवाल उठा तो सरकार को कम से कम जांच की घोषणा करनी चाहिए थी, रक्षा मंत्री को बयान देना चाहिए था, मगर ये सब कुछ भी नहीं हुआ। इस तरह की कंपनियां जो होती हैं आमतौर पर उन्हें ऑफशोर शेल कंपनियां कहा जाता है। आज राज्यसभा में सरकार ने जवाब दिया है कि वित्त मंत्रालय के अधीन जो भी एक्ट हैं, अधिनियम हैं, उनमें ऑफशोर शेल कंपनियों को परिभाषित नहीं किया गया है और ना ही भारतीयों के पास कितनी ऐसी कंपनियां हैं इसकी कोई संख्या है। अब आप 2018-19 की खबरों को पलटिए।
जिसमें सरकार के मंत्री सीना तान कर बता रहे हैं इतने लाख शेल कंपनियों को पकड़ा गया और बंद कर दिया गया। तब भी ये बात उठी थी कि ऑफशोर कंपनियां क्या हैं, शेल कंपनियां क्या हैं, इन्हें परिभाषित नहीं किया गया है। तो 2018 से 2023 आ गया, ये मूल काम क्यों नहीं हुआ? क्या ये छेद इसलिए छोड़ दिया गया ताकि समय आने पर किसी को बचाया जा सके? इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्या ये वजह हो सकती है कि अदानी समूह पर जब आरोप लगे तो सरकार ने जांच करने की कोई सक्रियता नहीं दिखाई? संसद चल नहीं पा रही है। अदानी समूह के मामले में जेपीसी से जांच की मांग को लेकर आज भी संसद परिसर में विपक्ष ने आवाज उठाई, प्रदर्शन किया। संसद भवन के प्रथम तल से बैनर भी लटकाया गया जिस पर लिखा था, हम जेपीसी चाहते हैं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे अदानी को परम मित्र कहते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि परम मित्र को बचाने के लिए लोकतंत्र को दांव पर मत लगाओ, जेपीसी बैठाओ, संसद चलाओ और सच्चाई सामने लाओ। मुझे बताते हुए बहुत दुख है कि केंद्र में बैठी सरकार, जिसकी ईडी सीबीआई रोजाना विपक्ष के नेताओं को पकड़ने में तो अपनी सक्रियता दिखाती है, वो मेहुल चोकसी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके इंटरपोल को नहीं सौंप पाई। क्योंकि भारत सरकार ने मेहुल चोकसी के खिलाफ एक मजबूत केस इंटरपोल को नहीं सौंपा, उसके चलते इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जो मेहुल चोकसी के खिलाफ जारी किया गया था उसे रद्द कर दिया। आज सब लोग पूछते कि 13,000 करोड़ रुपए का गबन कर कर आपकी आंखों में 5 साल से धूल झोंक रहा है आपका मेहुल भाई। इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस हटा लिया है, अब उसको कैसे लाइएगा वापस? संसद नहीं चल रही है। बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है। राहुल गांधी का कहना है कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा है और कहा है कि उन्हें बोलने दिया जाए क्योंकि सदन में उनके खिलाफ 4 मंत्रियों और बीजेपी के अन्य नेताओं ने आरोप लगाए हैं। वे इन आरोपों पर जवाब देना चाहते हैं। अब अगर माफी मांगने की बात हो रही है तब राहुल गांधी को बोलने तो देना ही चाहिए। वो माफी कैसे मांगेंगे? अपनी सफाई तो देंगे, अपना पक्ष तो रखेंगे। क्या बीजेपी ये मौका नहीं चाहती है? अगर राहुल गांधी ये साबित कर रहे हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है तो क्या ये इतनी बड़ी बात है कि राहुल को बोलने का मौका देकर उन्हें गलत साबित कर दिया जाए? क्या ये डर है कि जब ये मौका मिलेगा तो राहुल गांधी फिर से पोल खोल देंगे? क्या ये डर है? इस डर को ईमानदारी से स्वीकार करने की जरूरत है या इसे दूर करने की जरूरत है ताकि संदेह खत्म हो जाए। इस बीच ट्विटर पर 2 सांसद भिड़ गए हैं, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा और बीजेपी के निशिकांत दुबे। इन दोनों ने इतनी ही तो शालीनता बरती है कि दोनों एक दूसरे का नाम नहीं लेते हैं मगर इशारे में साफ साफ बता देते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है। महुआ मोइत्रा ने 14 मार्च को ट्वीट कर किसी सांसद की डिग्री फर्जी होने का इशारा किया। 17 मार्च को महुआ ट्वीट करती हैं कि 2009 और 14 के अपने हलफनामे में माननीय सदस्य ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पार्ट टाइम एमबीए करने का दावा किया है। कृपया नोट कीजिए, 2019 से पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता की पूरी सूची देनी होती थी। 27 अगस्त 2020 को दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने लिखित जवाब में कहा है कि इस नाम का कोई भी उम्मीदवार 1993 के साल में किसी भी एमबीए कोर्स में ना तो एडमिशन लेता है और ना पास होता है। आरटीआई में भी इस जवाब का दावा किया गया है। 2019 के हलफनामे में माननीय सदस्य ने एमबीए का जिक्र ही नहीं किया। इसकी जगह केवल यह लिखा है कि 2018 में राजस्थान की प्रताप यूनिवर्सिटी से प्रबंधन में पीएचडी की है। महुआ मोइत्रा लिखती हैं कि कृपया नोट कीजिए कि यूजीसी के तहत डीम्ड यूनिवर्सिटी से कोई भी तब तक पीएचडी नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास मास्टर की डिग्री ना हो। यही नहीं, प्रताप यूनिवर्सिटी के लिए अपने पीएचडी आवेदन में माननीय सदस्य दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमबीए का जिक्र तक नहीं करते, बल्कि इसकी जगह लिखते हैं कि 2013-15 के बीच प्रताप यूनिवर्सिटी से ही एमबीए किया है। महुआ ने पूछा है कि क्या 1993 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एमबीए की डिग्री जारी की थी?
यही नहीं, मैं देखना चाहूंगी कि प्रताप यूनिवर्सिटी में माननीय सदस्य की हाजिरी का, अटेंडेंस का रिकॉर्ड कैसा है। 2013-15 के बीच उन्होंने फुल टाइम MBA कैसे कर लिया, जबकि इस दौरान वे सांसद थे। महुआ चाहती हैं कि लोकसभा में उनकी हाजिरी और प्रताप यूनिवर्सिटी में उनकी हाजिरी को मिलाया जाए, लेकिन प्रताप यूनिवर्सिटी की डिग्री में तो क्यूमुलेटिव की स्पेलिंग भी गलत लिखी गई है। महुआ एक और ट्वीट में कहती हैं कि 2009 के हलफनामे में माननीय सदस्य की उम्र 37 साल है, 2014 के हलफनामे में 42 साल है। दोनों ही हलफनामों के अनुसार मैट्रिक पास हुए हैं 1982 में। तो क्या 10 साल की उम्र में मैट्रिक पास कर गए? अब यह सवाल किससे पूछें? एक सांसद की डिग्री को लेकर पब्लिक में गंभीर सवाल उठा रही हैं। तो ऐसे में क्या होना चाहिए था? यही कि जांच होनी चाहिए थी और बता देना चाहिए था कि महुआ मोइत्रा के आरोपों में दम है भी या नहीं। महुआ भी अपने ट्वीट में आक्रामक नजर आती हैं, तो जवाब में निशिकांत दुबे भी कम आक्रामक नहीं है, मगर दोनों की भाषा में बहुत अंतर है। धर्म और राष्ट्रवाद की राजनीति के दौर में किसी को इस भाषा का अध्ययन तो करना ही चाहिए। निशिकांत दुबे एक ट्विटर में महिला सांसद पर झूठ बेचने के आरोप लगाते हैं। महिला सांसद बाकायदा सांसद हैं, मगर महुआ को तथाकथित महिला सांसद लिखते हैं। RTI को तथाकथित बताते हैं, जिस पते पर पत्र गया है कहते हैं वो पता ही नहीं है। निशिकांत दुबे अपने ट्वीट के साथ कुछ दस्तावेज भी लगाते हैं। एक ट्वीट में वे महुआ की आलोचना में तमाम हदों को पार करते दिखते हैं, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और महुआ को विकृत मानसिकता के बंगाल से आई महिला सांसद लिखते हैं। पूरे बंगाल को ही क्या उन्होंने विकृत मानसिकता वाला कह दिया है? महुआ को वैशाली की नगर वधु तक कह दिया है। यही नहीं, सांसद मानसिक रोगियों के प्रति असंवेदनशीलता का प्रदर्शन करते हैं। निशिकांत दुबे ने 2020 का चुनाव आयोग का एक पत्र ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है कि महुआ मोइत्रा के लगाए आरोपों में दम नहीं है, इसलिए आगे की जांच नहीं कर रहे हैं। एक सांसद की डिग्री कथित रूप से फर्जी है। उन्होंने हलफनामे में कथित रूप से झूठ बोले हैं, गलत जानकारी दी है, इसका दावा दूसरी सांसद कर रही हैं। मीडिया में कहीं भी इन आरोपों को लेकर आगे की विस्तृत रिपोर्टिंग नहीं है। दिल्ली पुलिस चाहे तो महुआ मोइत्रा के घर जा सकती है, जिस तरह से राहुल गांधी के घर गई, और न्याय दिलाने के लिए इन तथ्यों को मांग सकती है, या बिना उनसे पूछे हलफनामे ही तो देखने हैं, प्रताप यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री की तो जांच करनी है, ये सब दिल्ली पुलिस कर सकती है। हमारा सवाल है कि क्या बीजेपी से संबंधित किसी पर जब भी आरोप लगेगा कोई जांच ही नहीं होगी? अदानी समूह पर जब भी आरोप लगेंगे क्या कभी जांच ही नहीं होगी? तब फिर एक नया कानून बनाया जा सकता है। इस कानून में साफ साफ लिखा हो कि अदानी समूह पर आरोप लगाने में आप अपना कीमती वक्त बर्बाद ना करें, वरना आप जांच एजेंसियों को लगाकर बर्बाद कर दिए जाएंगे। एक ऐसा लिखित कानून ही हो जाए ताकि हम सबको आराम मिले, विपक्ष को भी आराम मिले, क्योंकि उनके खिलाफ जांच तो हो ही नहीं रही है। इतनी गर्मा गर्मी के बीच सबका मेहुल भाई रेड कॉर्नर नोटिस हटवा लेता है। क्या इससे हमारी नाक नहीं कटी होगी? किरण भाई और मेहुल भाई के इस देश में आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, मैं रविश कुमार।